हम कीन्स का उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं कीन्स के सिद्धांत को संक्षेप में। आज हम इसको एक शॉर्टकट तरीके से पढ़ रहे हैं। वास्तव में ये शॉर्टकट जो है वो एक निष्कर्ष देता है। जो कीन्स का सिद्धांत है उस सिद्धांत का एक निष्कर्ष देता है कि वास्तव में ये सिद्धांत कहना क्या चाह रहा है, वह जो निकल के आ रहा है सिद्धांत से, आज हम वही बात कर रहे हैं। सिद्धांत तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन हम उसको एक शॉर्टकट में देख रहे हैं। तो उसको शॉर्टकट में देखिए। पहले लिखा है कि इसका उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत, और इस उत्पादन और रोजगार सिद्धांत को कीन्स ने नाम क्या दिया है? प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। इसको कीन्स ने क्या कहा? इफेक्टिव डिमांड। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रभावपूर्ण मांग सिद्धांत है वो कहाँ पे लागू किया जाता है, वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे हम उसको निर्धारित करते हैं? तो वो बिंदु होता है जहाँ पे कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभावपूर्ण मांग के दो भाग हैं, एक कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन। अब कुल पूर्ति फलन का तो उसमें कोई विशेष रोल है नहीं, तो विशेष रोल किसका है? कुल मांग फलन का। और कुल मांग फलन किस पर निर्भर करता है? कुल मांग फलन वही बात है जब यहाँ पे हमारे कुल पूर्ति फलन है, कुल पूर्ति फलन जाता है उसके बाद ये स्थिर हो जाता है, और ये कुल मांग फलन जो होता है हमारे यहाँ आकर के इसको काट देता है एडीएफ। तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है? प्रभावपूर्ण मांग हो जाता है। ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है, यही बात है। तो ये जो है ये वाला पॉइंट यहाँ तक को समझा रहा है कि ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। अब जब ये जो हम इस बात को कह रहे हैं कि ये तो स्थिर रहता है, ASF तो स्थिर रहता है। क्यों? इसलिए कि हम ये देख रहे हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो इसकी सारणी थी उससे भी हमने देखा था कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जितना परिवर्तन होना था वो हो चुका है, और इसके बाद ये स्थिर भी हो जाता है, बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं होता। फिर क्या किया जाता है? कुल मांग फलन ही है जो प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करता है। अब ये प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करने वाला एडीएफ ये तीन बातों से खुद ही निर्धारित होता है। कौन कौन से? उपभोग, विनियोग और सरकारी विनियोग। ये तीन से खुद ही ये निर्धारित होता है। तो जो उपभोग है एडीएफ यही तो है ना। एडीएफ क्या किया जाता है कि इसमें सरकार का हस्तक्षेप कर दिया जाता है। कीन्स यही कहते हैं ना, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। जब सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है यानी सरकारी व्यय भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। उपभोग कौन करता है? सरकार। हो सकता है सस्ता कर दे तो हमारा उपभोग भी बढ़ जाए, और निवेश के लिए भी बैंक की ब्याज दरें लगा है। तो इस तरह से हमारा जो प्रभावपूर्ण का कुल मांग फलन है वो निर्धारित हो जाता है। इसका मतलब अब ये है कि एडीएफ जो है कुल मांग फलन जो है तीन बातों से निर्धारित हो रहा है। वो अब सरकारी व्यय तो देखो एक निश्चित जगह तक ही सीमित है, सब जगह तो उसका किया नहीं जा सकता है। जैसे जो समाज कल्याण संबंधित काम है वो चाहे इंडस्ट्री लगाए या सड़क बनवाए, कुएं खुदवाए, कुछ भी करे, वो बस उतना तक ही सीमित है, उसके आगे काम नहीं कर सकता। तो ये जो है अल्पकाल में स्थिर होता है। अल्पकाल दीर्घकाल हम पढ़ाए हैं, और इतना समझ लीजिए कीन्स का जो सिद्धांत है वो पूरा अल्पकाल पर है, और इन्होंने दीर्घकाल में कहा है कि दीर्घकाल में हम मर जाते हैं। तो हमेशा आप कीन्स का सिद्धांत आते ही अल्पकाल का माइंड सेटअप होना चाहिए। फिर बात करते हैं उपभोग। अब उपभोग क्या है? उपभोग आप जानते हैं जो हम लोग करते हैं या उपभोक्ता जो करता है वो उपभोग कहलाता है। और उपभोग और विनियोग ये जो कीन्स हैं, कीन्स की
जो राष्ट्रीय आय है, जो केंद्र की आय है, वो आय के दो भाग होते हैं, C प्लस S, या इसी को उन्होंने क्या कहा, C प्लस I। यानी जो आय है हमारी, उस आय को या तो हम उपभोग कर लेते हैं या तो बचा लेते हैं, और वही जो हम बचा लेते हैं उसी को क्या करते हैं, विनियोग कर देते हैं, विनिवेश कर देते हैं। तो विनिवेश करना, अब वही जो है यहाँ पे, या फिर हम क्या करते हैं, कुल मांग फलन को क्या बढ़ाना। जब कुल मांग फलन बढ़ जाएगा तो प्रभावपूर्ण मांग अपने आप से बढ़ जाएगा, और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगा यानी उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और जब उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा तो खुशहाली होगी। तो कुल मिला के सिद्धांत इतना सा ही है। तो अब उपभोग जो है, उपभोग और विनियोग की बात हो गई। अब उपभोग है, उपभोग दो बातों से निर्भर करता है, कौन कौन से, एक तो आय का आकार और एक उपभोग की प्रवृत्ति। आप उपभोग तभी ज़्यादा करेंगे जब आपकी आय ज़्यादा होगी, या ये भी हो सकता है कि उपभोग करने की आदत आपकी ज़्यादा हो। जैसे कोई लोग होते हैं ज़्यादा खर्च करते हैं, वो ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति होती है, और कोई लोग होते हैं कम खर्च करते हैं यानी कम खर्च करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो है उपभोग की प्रवृत्ति पर भी डिपेंड करता है। और आय का आकार, आय ज़्यादा है तो ज़्यादा उपभोग करेंगे, आय कम है तो कम करेंगे। तो ये जो होता है वो आय के आकार की बात करता है। अब आय का आकार तो एक अल्पकाल में निश्चित ही होता है। अगर 5000 है तो अल्पकाल में वो 5000 ही रहेगी, फिर उसमें कोई घटत बढ़त हो ही नहीं सकती है। तो ये अल्पकाल में स्थिर मान लिया गया। अब उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग की जो प्रवृत्ति है वो दो भागों पे डिपेंड करती है। उसके दो प्रकार मान लीजिए, उसके दो भाग हैं, एक औसत उपभोग की प्रवृत्ति और एक सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपकी, MPC, और MPC बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। MPC क्या है कि आपके उपभोग में जो चेंज है वो है, और APC क्या है, APC क्या है, ये उपभोग और आय का अनुपात है। तो जो आप जितनी आय है उसके आधार पर जितना उपभोग करते हैं वो आपकी औसत उपभोग की प्रवृत्ति है। और ये क्या है, आप जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उपभोग को बढ़ाते जाएंगे, या आय आपकी घटेगी तो उपभोग घटा लेंगे। ये जो है आपकी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है। और ये भी उपभोग की प्रवृत्ति भी समझ लीजिए अल्पकाल में स्थिर ही होती है। अल्पकाल में आप अगर ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं तो ज़्यादा उपभोग करेंगे, कम कर रहे हैं तो कम ही करेंगे। इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी आप अपनी आदतों में बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो ये जो है अल्पकाल में स्थिर हो गया। अब ले लेते हैं विनियोग। सरकारी पर तो हमारा स्थिर हो गया है, क्योंकि सरकार तो एक निश्चित जगह पर ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, सब जगह तो कर नहीं पाएगी। तो अब हमारा विनियोग बचता है, ये जो हमारी केंस के द्वारा बताया गया समीकरण का विनियोग है, S या I है, तो उसमें उन्होंने S को नहीं लिया, I को लिया। मतलब जितना बचत होती है वो सारा निवेश कर दिया जाता है, तो वो निवेश ले लिया। निवेश कौन कौन से, एक तो भैया ब्याज की दर पर, और दूसरा पूंजी की सीमांत क्षमता। हम विनियोग कब करेंगे, जब हम दो चीज़ों पर देखेंगे। एक तो ये देखेंगे कि अगर ब्याज की दर कम है, ब्याज की दर कम होने का मतलब यह है कि अगर ब्याज की दर कम है तो फिर हमारे बचत की कोई प्रेरणा नहीं रह जाएगी, यानी बचत की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। और अगर ब्याज दर की दर ज़्यादा है तो हम बचत करने लगेंगे, निवेश कम करेंगे। तो वही बात है यहाँ पे कि विनियोग तभी किया जाएगा, ये दो बातें ध्यान में रखी जाएंगी, या कि ब्याज की दर जो है वो कम हो। जब ब्याज की दर कम हो तो दो बातें हैं, ब्याज की दर कम होगी तो हम बचत कम करेंगे, यानी अपनी बचत को विनियोग करेंगे, और ब्याज की दर कम होगी तो हम बैंकों से ऋण भी ले लेंगे। तो ये जो है कुल मिला के हम ब्याज की दर पर भी डिपेंड करता है निवेश, और पूंजी की सीमांत क्षमता पर भी। पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब है प्रति इकाई लागत से जो उत्पादन होता है, प्रति इकाई लागत से जितना उत्पादन होता है वो पूंजी की सीमांत क्षमता कहलाता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये पूंजी की सीमांत क्षमता, अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं और हमें उससे 1 रुपया 50 पैसे मिल रहा है तो हम निश्चित रूप से
लगाएंगे, निवेश करेंगे। और अगर हम 1 रुपया लगा रहे हैं, उससे हमें 90 पैसे ही मिल रहा है, तो हम इधर प्रेरित नहीं होंगे। फिर कहाँ प्रेरित होंगे? हम ब्याज के और यानी बचत के लिए प्रेरित होंगे, यानी हम बैंक में अपना पैसा रख देंगे। तो चलो इसको पहले ब्याज की दर। अब ब्याज की दर जो है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा, यानी हम यहाँ पे बचत की बात करने लगे हैं। बचत कैसे की जाती है? एक मुद्रा की मात्रा। अब मुद्रा की मात्रा अगर ज़्यादा है तो निश्चित रूप से वो तो बचत ज़्यादा हो ही रही है, यानी वो ब्याज की दर कम होगी। और तरलता पसंदगी, तरलता पसंदगी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तरलता पसंदगी आपको हर जगह मिलेगा। तरलता पसंदगी यानी ब्याज की दर अगर कम होगी तो हम ज़्यादा रखेंगे। और 3 उद्देश्यों से हम अपने पास पैसा रखते हैं, यानी डिमांड करते हैं। कौन कौन सा? एक तो लेन देन उद्देश्य होता है, एक सतर्कता उद्देश्य होता है और एक सट्टा उद्देश्य होता है। यानी ये 3 उद्देश्यों से हम अपने पास पैसा या जनता या उपभोक्ता अपने पास पैसा रखती है। ये हम आपको आगे चल कर और अच्छे से पढ़ाएंगे। और पीछे जब ब्याज पढ़ाए थे तो उसमें हम इसको पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन इसको आगे और भी आना है, फिर से ब्याज पढ़ना है तो ब्याज में इसको हम फिर से पढ़ेंगे। मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा वास्तविक मुद्रा और साख मुद्रा दो होती है। एक जो हमारे जेब में होती है, जो हम खर्च कर सकते हैं, जो खर्च करने योग्य होती है, डिस्पोजेबल इनकम होती है। और दूसरी जो होती है वो साख मुद्रा, जो बैंकों के पास होती है। तो ये जो है मुद्रा की मात्रा इन 2 बातों पे निर्भर करती है। दोनों को जोड़ लिया जाए तो पता चलेगा मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है या कम है। चलो यहाँ पे छोड़ दिया। अब बात है पूंजी की सीमांत क्षमता MEC। MEC जो है वो, जो कोई व्यक्ति उत्पादन करना चाहेगा तो वो केवल ये नहीं देगा कि MEC कितना है, वहाँ पहले स्टार्टिंग में उसको ये भी देखना है कि जो प्रतिस्थापन लागत है वो कितना है। प्रतिस्थापन लागत मतलब प्रोडक्शन जो कोई व्यक्ति करने जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर उसके पास 10 रुपया है तो प्रोडक्शन करने लगेगा। उसको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी या वो पूरा संयंत्र लगाना पड़ेगा। तो उसमें उसका वो ये देखेगा कि हमारा लगाने में व्यय कितना हो रहा है। अगर उसको व्यय ज़्यादा लगता है, यानी उसको भविष्य में उत्पादन कम और व्यय ज़्यादा लग रहा है, तो वो नहीं करेगा। और दूसरा संभावित लाभ भी देखेगा कि लाभ ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। अगर लाभ ज़्यादा होने के चांस है तब तो करेगा, लाभ कम होने के चांस है तो नहीं करेगा। और इस तरह से ये पूरा का पूरा सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये जो केस का रोजगार सिद्धांत है, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो फिर से आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपकी मर्जी हो तब पूछ लीजिए। कीन्स के सिद्धांत का फलनिक रूप भी देख लेते हैं। अभी हम लोग कीन्स के उत्पादन और सिद्धांत को शॉर्टकट में पढ़े, संक्षेप में, उसी को ही देख लेते हैं कि सूत्र रूप में या समीकरण के रूप में कैसे पढ़ते हैं। अब कुछ लोग मैथमेटिकल होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो समीकरण वैसा ही है जैसा प्रतिष्ठित संप्रदाय का था। तो ये देख लेते हैं, जो O है वो हमारा क्या दिखाता है? उत्पादन को दिखाता है। और उत्पादन फलन किसका है? रोजगार का। यानी रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार घटेगा तो उत्पादन घटेगा। ये वैसा ही है, सेम जैसा प्रतिष्ठित सिद्धांत में पढ़ा था। और फिर DL = फंक्शन ऑफ W/P, यानी जो लेबर की मांग है, डिमांड ऑफ लेबर इक्वल टू फंक्शन ऑफ W/P। W/P वास्तविक मजदूरी है। वास्तविक मजदूरी अगर ज़्यादा होगी तो जो डिमांड है वो क्या होगी? कम होगी। और अगर वास्तविक मजदूरी कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि जो उद्योगपति होता है वो जब मजदूरी कम देनी होती है तो ज़्यादा लेबर मांगता है कि ज़्यादा लेबर लगा करके उत्पादन कर देंगे। और जब मजदूरी ज़्यादा होती है तो सोचता है कि कम लेबर से ही काम चल जाएगा। और जो डिमांड ऑफ लेबर होती है या सप्लाई ऑफ लेबर होती है,
करना चाहेंगे तो वो पूर्ति कम हो जाएगी। इस तरह से मजदूरी का निर्धारण वहाँ पे होता है जहाँ पर मुद्रा की मांग लेबर की मांग लेबर की पूर्ति के बराबर हो जाता है, यानी श्रमिकों की मांग श्रमिकों की पूर्ति के बराबर हो जाता है। ये पूरा प्रतिष्ठित सिद्धांत में हमने पढ़ा था। यहाँ तक में कोई चेंज नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, जो हम लोगों ने ये सिद्धांत कौन सा था, वस्तु बाजार है ना, और ये क्या है, श्रम बाजार है। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रम बाजार है। और ये हमारा जो है पूरा मुद्रा बाजार है। मुद्रा बाजार में हम ये देख रहे हैं कि MD इक्वल टू फंक्शन ऑफ M1 प्लस M2। जो MD है डिमांड ऑफ मनी, वो क्या है, M1 और M2 का फलन है। अब M1 क्या है पहले ये देखते हैं। M1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, जो मुद्रा के जो एक मांग है, ये मांग के दो भाग हैं, M1 और M2। तो एक जो M है वो आय का फलन है और दूसरा M जो है वो ब्याज दर का फलन है। ये जो है ये मुद्रा की पूर्ति है, ये जो है डिमांड है। ये जो है पूर्ति तो करता है कौन, मुद्रा अधिकारी करता है, और जो मांग है वो मांग करता है कस्टमर। तो जो कस्टमर यानी हम लोग जो है जो उसमें बैंकों में जमा करते हैं वो हमारी मांग जमा होती है, तो वो मांग करते हैं। और जो पूर्ति होती है, जो बैंक का अधिकारी होता है वो पूर्ति करता है। तो हम मांग करते हैं और जो अधिकारी होता है या बैंक कर्मचारी जो होता है वो हमारी पूर्ति करते हैं। तो मुद्रा की जो डिमांड है उसके दो भाग हैं, M1 प्लस M2, यानी दोनों को लेकर के ही हम मुद्रा की मांग को समझ सकते हैं। तो जो M1 है, M1 का मतलब है कि जो हमारे पास पैसा है, जो लोगों के पास पैसा है, जो जनता के पास है, तो वो किससे निर्धारित होती है, वो आय से निर्धारित होती है। और जो M2 है, जो बैंकों के पास है, वो ब्याज दर से निर्धारित होती है कि अगर ब्याज दर ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। जो M2 है यानी बैंकों की जो डिमांड है, बैंकों में जो पैसा है उसकी डिमांड कम होगी, और अगर ब्याज दर कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा निकालेंगे पैसे, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। और जो M1 है जो हमारे पास है यानी जनता के पास, और जो बैंक साख है, तो हमने पहले भी पढ़ाया है यहाँ भी। तो ये जो है जनता के पास पैसा जो है उसकी बात है, जनता के पास तरलता, इसको हम जनता के पास तरलता कहते हैं, या इसको मांग डिपॉजिट भी कहते हैं। और ये जो है वो बैंकों के पास जो तरलता है, बैंकों के पास जो मांग जमाएं वो है, बैंकों के पास मांग जमाएं। तो ये जो जनता के पास है वो तो आय से निर्धारित होती है। अगर आय ज़्यादा है तब तो उसका आकार ज़्यादा होगा यानी डिमांड कम होगी, और अगर आय कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा मांगेंगे। और M2 जो है वो पूरी तरह से और उसी पे निर्भर करती है, यानी कि ब्याज दर पर। ब्याज दर ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, ब्याज दर कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो और जो MS है वो MS जो बैंक का अधिकारी होता है वो पूर्ति करता है। तो ये पूर्ति पूरी तरह से मुद्रा अधिकारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर आप ब्याज पढ़ रहे होंगे फीस का, तो उसमें जो मुद्रा की पूर्ति है उसको सीधा दिखाया गया है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये स्थिर होती है। जो मुद्रा की पूर्ति है वो स्थिर होती है, क्योंकि बैंक अधिकारी अल्पकाल में एक निश्चित मुद्रा ही तय करता है, क्योंकि उसमें कई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेकर के एक समय पे एक ही मुद्रा तय कर देता है। अब देखते हैं जो व्यक्ति की इनकम है, अब इसको हम MD इक्वल टू MS, ये है हमारी मुद्रा की कुल मांग मुद्रा की कुल पूर्ति के बराबर होती है। यहीं पर ब्याज दर का निर्धारण भी होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। तो MD इक्वल टू MS यानी मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो।
अब ये देखते हैं एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई आर। सबसे बड़ी जो चेंज है, सबसे बड़ा चेंज जो है वो यहीं पर है कि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो ये कहता है एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर और आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर। लेकिन केन्स कहते हैं नहीं, यस सेविंग जो है वो एक तो आय पर भी निर्भर करता है और ब्याज दर पर भी निर्भर करता है। वहाँ भी यही बताया गया था ना, अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो लोग सेव ज़्यादा करेंगे, ब्याज दर कम है तो सेव कम करेंगे। और ये निवेश ब्याज दर ज़्यादा है तो लोग निवेश कम करेंगे, उल्टा करेंगे। और अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो निवेश कम करेंगे, उल्टा। यहाँ बचत सीधा संबंध है, यानी ब्याज दर ज़्यादा होगी तो बचत ज़्यादा करेंगे, ब्याज दर कम होगी तो बचत कम करेंगे। लेकिन किसी ने कहा नहीं भाई, ये केवल ब्याज दर से निर्धारित नहीं होती बल्कि इनकम से भी निर्धारित होती है। अगर आय हमारी ज़्यादा है तब भी हम बचत ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे हमारी 5,000 इनकम है, इस 5,000 में अगर हम 1,000 बचत कर रहे हैं, फिर अगर इनकम हमारी 5 से 6,000 है तो हम इनकम 2,000 बचत 2,000 कर रहे हैं। तो ये हमारी आय पर भी तो डिपेंड कर रहा है, केवल ब्याज दर पर ही डिपेंड थोड़ी कर रहा है। तो इसने कहा इसमें ये जो है ब्याज की आय पर तो ब्याज की दर पर तो निर्भर करता ही करता है, आय पर भी निर्भर करता है। यानी आय का आकार जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी था कि जो उपभोग होता है वो दो बातों पर निर्भर कर रहा है, एक आय का आकार और एक उपभोग की प्रवृत्ति। और आय जो है वो एमईसी और ब्याज की दर दोनों पर निर्भर करता है। ब्याज की दर का तो आपको पता है, एमईसी की अभी हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्ट में। तो एमईसी का मतलब है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी जो मुद्रा की उत्पादन क्षमता है वो है ये प्रति इकाई लागत से कितना उत्पादन होगा, ये है एमईसी। तो एमईसी यानी उत्पादन की संभावना भी है। अगर लगेगा कि उत्पादन ज़्यादा होगा तो निवेश ज़्यादा किया जाएगा, और संभावना कम लगेगी तो निवेश कम किया जाएगा। तो और ये जो बचत और निवेश वहीं पर बराबर होंगे, चाहे इसको ब्याज दर से ही इसको संतुलित करना होगा। तो जब बचत और निवेश बराबर हो जाएंगे तो वहीं पर ब्याज दर का निर्धारण हो जाता है। तो ये केन्स का एक फलनिक समीकरण था। अब इसको कई बार पढ़ा जा चुका है तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी बताने की, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं आए तो फिर बताइएगा। केन्स के रोजगार सिद्धांत की आलोचनाएं। केन्स के रोजगार सिद्धांत की भी आलोचनाएं हैं। बहुत तारीफें कर रहे थे केन्स की, केन्स ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, केन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत पर चोट किया, प्रहार किया। लेकिन केन्स भी तो नहीं बचे। ऐसा तो नहीं है कि केन्स ने बिल्कुल ऐसा सिद्धांत दिया हो जो कि हर जगह लागू हो रहा हो, बिल्कुल नहीं। तो केन्स के भी सिद्धांत की आलोचनाएं हैं, बहुत सी हैं, हमने कुछ ही नोट किए हैं तो उसको देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इनके जो आलोचक हैं वो कौन कौन से हैं। ये हैं हेजलिट, हर्ट, मार्गेट, हेयर, नाइट, लॉरेंस। ये हैं मुख्य आलोचक हैं जिन्होंने केन्स के सिद्धांत की आलोचना की। तो ये जो है नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि नाम जितने ज़्यादा याद रहेंगे उतने आपको डिफाइन करने में आसान रहेगा। और डिफाइन करने का मतलब है कि आप कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है, कौन केन्सियन है, कौन आफ्टर केन्सियन है, ये सब आपको समझने में आसानी होगी। कौन आधुनिक है, सब समझने में आसानी होगी। तो नाम आपको ज़रूर याद रखना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा उनकी जीवनियाँ भी पढ़ लीजिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखते हैं पूर्ण रोजगार की धारणा दोषपूर्ण। केन्स ने इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहता है पूर्ण रोजगार की अवधारणा पूर्ण रोजगार रहता है, लेकिन केन्स ने कहा था कि वास्तव में पूर्ण रोजगार नहीं होता है। पूर्ण रोजगार कुछ समय के लिए होता है, वास्तव में होता क्या है, आंशिक रोजगार। तो ये तो वही बात है ना, उलट पलट के कुल मिला के बात वही कर रहे हैं। तो
इसको जो है हैज़ेल्ड ने क्या कहा है, ये जो पूर्ण रोजगार की धारणा है इसको उन्होंने कहा ये आदर्श धारणा है, यानी आदर्श रोजगार की धारणा है। तो आदर्श रोजगार की धारणा और पूर्ण रोजगार की धारणा ये कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, लेकिन बस नाम उन्होंने बदल दिया। तो ये कुल मिला के मान लीजिए कि जो आंशिक और पूर्ण ये कोई खास अंतर नहीं है, वो सब जो है एक या आंशिक होगा या पूर्ण होगा, वो अदल बदल के वही कह रहे हैं। क्योंकि वहाँ भी तो कहा गया था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में भी तो कहा गया था कि अगर कभी बेरोजगारी होती है तो मजदूरी में कटौती करके उसको समायोजित कर लेते हैं, यानी आंशिक जो बेरोजगारी है वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया गया, यहाँ पर इसने उसको डिफाइन कर दिया। तो कुल मिला के ये भी दोषपूर्ण ही है, बहुत अच्छी नहीं है। दूसरा है बेरोजगारी उपचार के लिए उपकरणों का अभाव। बेरोजगारी का ऐसा कोई इन्होंने सिद्धांत नहीं दिया जिससे बेरोजगारी दूर की जा सके। हाँ, इन्होंने कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए। अब सरकार आगे आए तो सरकार क्या करे, गड्ढे खुदवाए, उसको पटवाए, इतने से तो काम नहीं चल सकता है ना। इसका मतलब कि केवल उपभोग को बढ़ा करके या निवेश को बढ़ा करके हम बेरोजगारी नहीं दूर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास धन भी होना चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। इसीलिए कीन्स के सिद्धांत को कहा जाता है कि ये अल्प विकसित देशों के लिए अनुपयुक्त है, ये केवल और केवल अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए है कीन्स का सिद्धांत। तो ये भी बेरोजगारी उपचार के लिए बहुत अच्छे उपकरणों की बात नहीं है, राजकोषीय जी ने दिया है, लेकिन वो जो है पूरी तरह खड़े नहीं उतर सकती, खड़ी नहीं उतर सकती है। और धर्मात्मक मान्यताओं पर आधारित, तो कीन्स ने भी वही मान्यताएं मान ली जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने माना, यानी इन्होंने भी पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर ली। पूर्ण प्रतियोगिता जैसे जो कि कभी संभव ही नहीं होती है, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो इन्होंने भी पूर्ण प्रतियोगिता जैसी बात इसमें मान्यता को रख लिया। तो और इसके बाद सर्वव्यापकता का अभाव। सर्वव्यापकता का अभाव का मतलब यही है कि सभी देशों पे ये लागू नहीं हो सकता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में लागू हो सकता है और सब जगह ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा सिद्धांत गड्ढे खुदवाओ और उसको फिर शाम को पाट दो, यानी उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाना, उपभोग की प्रवृत्ति को बढ़ाना सबके वश की बात तो है नहीं। जिसके पास पूंजी होगी, पैसा होगा, वही दे पाएगा। अब अल्प विकसित देशों के पास ऐसा कुछ है नहीं, तो वो कैसे दे पाएंगे। तो ये जो है सर्वव्यापकता का अभाव है, इसी को सर्वव्यापकता का अभाव कहते हैं। दीर्घकालीन विश्लेषण की उपेक्षा। कीन्स ने कहा कि दीर्घकाल में तो हम मर जाते हैं, केवल इन्होंने अल्पकाल पर ध्यान दिया, और सब जगह अल्पकाल ही रहे ये भी जरूरी नहीं है, दीर्घकाल की भी कहीं न कहीं आवश्यकता होती ही है। और अत्यधिक समष्टि मूलक। समष्टि मूलक का मतलब है कि ये इन्होंने व्यष्टि पर ध्यान नहीं दिया, माइक्रो पे ध्यान नहीं दिया, पूरा माइक्रो पर ध्यान दिया। तो हालांकि माइक्रो को लाने का श्रेय भी कीन्स को ही दिया जाता है, तो इन्होंने मतलब लाना ठीक है, समष्टि होना चाहिए, अच्छी बात है, व्यापकता होनी चाहिए किसी भी सिद्धांत में, लेकिन अब उसके पीछे माइक्रो को भूल जाओ, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसी को भूल जाओ। तो ये जो है कीन्स ने उसमें माइक्रो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, माइक्रो को ही पूरी तरह उसमें विश्लेषण में आपने रखा है। तो और विनियोगों पर अधिक जोर। कीन्स ने विनियोग पर जोर ज़्यादा दिया, उपभोग और विनियोग C+I यही दो पर जोर दिया है। तो उपभोग अगर ज़्यादा बढ़ेगा, यानी विनियोग ज़्यादा होगा तो उपभोग बढ़ेगा, और उपभोग ज़्यादा बढ़ेगा तो जो प्रवाह है वो आय प्रवाह है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो है कीन्स ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, जबकि इसको और कुछ किया जा सकता था, मतलब बेरोजगारी को कैसे दूर करें, इन सब पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, केवल इन्होंने जोर दिया तो इस पर विनियोगों पर, विनियोग यानी विनियोग और उपभोग की प्रवृत्ति। प्रावैधिक विश्लेषण पर कम जोर। प्रावैधिक का मतलब होता है कि जो समय के साथ साथ परिवर्तन उसमें होता रहे,
तो केन्स ने अल्पकाल मान लिया, तो अल्पकाल में हर चीज़ बदल नहीं सकती है, यानी वो प्रावैधिक नहीं हो सकती है, वो स्थैतिक हो सकती है। और प्रावैधिक तो वो होती है जो दीर्घकाल में होती है। हालांकि केन्स ने बाद में उसमें सुधार किया है, कई चीज़ें उन्होंने प्रावैधिक सिद्धांत भी दिए हैं, लेकिन जो ये सिद्धांत था उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत था, इसमें उन्होंने ज़्यादा जोर केवल प्रावैधिक पर कम जोर दिया है, स्थैतिक पर ज़्यादा जोर दिया। स्थैतिक का मतलब वही से है कि जब हर जगह आप अल्पकाल की बात कर रहे, मतलब अल्पकाल में तो चेंज होता ही नहीं है, तो जब अल्पकाल में चेंज होता ही नहीं है तो फिर वो प्रावैधिक होगा ही कैसे। तो इसलिए भी केन्स की आलोचना की जाती है। इस तरह कहीं बहुत सी आलोचनाएं हैं, लेकिन जो मेन थी हमने पढ़ा दिया, और बाकी आप किताब से भी पढ़ लेना।